देखिए डीडी फ्री। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। महाराष्ट्र से सबसे बड़ी खबर। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद कोरोना लगातार बढ़ता चला जा रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 15,602 नए मरीज सामने आए और यह लगातार दूसरा दिन है जब महाराष्ट्र में 15,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज पाए गए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 88 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। सिर्फ मुंबई में ही पिछले 24 घंटे के भीतर 1,709 कोरोना के मरीज मिले हैं, जिससे उद्धव सरकार के साथ साथ अब बीएमसी की चिंताएं भी और ज्यादा बढ़ गई है। मुंबई में 1,700 नए कोरोना के मरीज पिछले 24 घंटे में। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि लगातार महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी होटल रेस्टोरेंट मालिकों के साथ बैठक की है, कई और अधिकारियों के साथ भी बैठक की है और कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने की एक बार फिर अपील की। देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से डरा दिया है। बढ़ते मामलों ने पाबंदी की भी वापसी करा दी है और पंजाब, दिल्ली, केरल, कर्नाटक समेत कई राज्यों में कोरोना केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के हालात हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा बिगड़ते चले जा रहे हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि देश भर में कोरोना के जितने भी मरीज सामने आ रहे हैं, उनमें से आधे से ज्यादा मरीज तो अकेले महाराष्ट्र से ही हैं और यही वजह है कि महाराष्ट्र के कई जिलों में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। नागपुर में और ग्रामीण इलाकों में 15 मार्च यानी कि सोमवार से 21 मार्च तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है और इसी तरह से महाराष्ट्र के परभणी और अकोला में भी लॉकडाउन की वापसी हो गई है। पुणे में भी 31 मार्च तक स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का ऐलान किया गया है। औरंगाबाद में तो 4 अप्रैल तक आंशिक लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन हफ्ते के आखिरी 2 दिन यानी वीकेंड शनिवार और रविवार को यहां पूरी तरह से लॉकडाउन है। उधर पंजाब सरकार ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इसके अलावा पंजाब में आंगनवाड़ी केंद्रों को भी अगले आदेश तक बंद रखने के निर्देश दे दिए गए। मास्क को ठीक से लगाना है, हाथ को धोते रहना है, 2 गज की दूरी बना के रखना है और लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करना है, उसका जन आंदोलन बनाना है। यही करना बाकी है। अब कोई ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कोविड के खिलाफ लड़ाई में। कोविड के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले हमारे पैरामीटर्स में हम बहुत आगे हैं, बहुत सफलता मिली है। अब ये हाथ में जो सफलता लगभग काफ़ी हद तक आ गई है, इसको खोना नहीं है। देश भर में अब चिंता बढ़ती चली जा रही है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। मुंबई में मौजूद हैं दिवाकर सिंह और नागपुर से तुषार कोहड़े। और इस वक्त सबसे पहले हम रुख करते हैं मुंबई का, जहां दिवाकर सिंह मौजूद हैं। दिवाकर, महाराष्ट्र के लिए तो सबसे ज्यादा चिंता की बात है क्योंकि देश भर के जितने भी नए कोरोना मरीज आ रहे हैं, आधे से ज्यादा तादाद तो महाराष्ट्र की है। क्या कह रही है सरकार? किस तरह के और कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए प्रशांत, साफ तौर पर अगर मुंबई और महाराष्ट्र की बात करें तो कोरोना मामलों के बढ़ने की वजह क्या है? मैं जहां मौजूद हूं, ये दादर की सब्जी मंडी है। हर दिन यहां पर इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि वहां पर पैर रखना मुश्किल होता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता, मास्क लगाने वालों की संख्या कम होती है। जैसे कि मैंने तस्वीरें सुबह जो दिखाई थी न्यूज 18 इंडिया चैनलों पर, यहाँ पर जो है जब थोड़ा चैनलों पर खबर दिखती है तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे शांति हो जाती है, लेकिन फिर भी देखिए भीड़ आपको नजर आएगी। ये इसलिए क्योंकि बीएमसी की सह पर ये मंडी प्रशांत लगती है। बीएमसी अगर चाहे तो ये मंडी नहीं लगे या फिर अलग अलग भागों में जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान इस मंडी को बांट दिया गया था, उस तरह से बांटने की स्थिति अभी तक बीएमसी ने कोई फैसला नहीं किया है। तो ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, जो महाराष्ट्र में कोरोना केसेस बढ़ने की वजह और मुंबई में लगातार पिछले 3 दिनों के आंकड़े की बात करें तो हर दिन 300 से 400 ज्यादा मामले बढ़े हैं। तो ऐसे में स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं
बीएमसी भी उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि अगर बीएमसी को फैसला जल्दी से जल्दी इस मार्केट को लेकर लेना है, क्योंकि जबरदस्त भीड़ पिछले 4-5 दिनों से जिस तरह से हम इस तस्वीर को दिखा रहे हैं, लेकिन बीएमसी की नजर इस पर नहीं जा रही है। और सबसे अहम चीज कि इसमें कोरोना नियमों की धज्जियां बेहद ही धड़ल्ले से उड़ाई जाती हैं। और अहम चीज ये कि यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार चिंता जरूर जता रही है, लेकिन जो कदम उठाने चाहिए वो कदम फिलहाल उठाने चाहिए वो नहीं उठाया जा रहा है, सिर्फ अपील की जा रही है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि कुछ जिस तरह से महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में लॉकडाउन लग रहा है, बिल्कुल मुंबई में भी वो स्थिति आ सकती है अगर ये हालात इसी तरह से बने रहे। और ये एक बड़ी वजह भी है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही कि लोगों को भी अब खुद इस पर ध्यान देना होगा, सहयोग करना होगा और अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभानी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कुछ और शहरों में भी इसी तरह की स्थिति है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना डराने लगा है और नागपुर में शनिवार रविवार को प्रशासन की तरफ से काफी सख्ती दिखाई जा रही है। नागपुर में कई जगह पर बाजार बंद है, दुकानों पर ताले लगे हुए हैं, सड़कें खाली दिखाई दे रही है। नागपुर में 15 से 21 मार्च तक के लॉकडाउन है, लेकिन वीकेंड पर भी लॉकडाउन का ऐलान नागपुर में। ऐसे में जबकि लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, होना भी चाहिए था, लेकिन सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। पब्लिक के बारे में कोई सोच रहा नहीं है, कोई भी कुछ भी निर्णय लेके लॉकडाउन कर दो। एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन कर दिया, एक हफ्ता पूरा खराब हो गया। लोग क्या करेंगे एक हफ्ते के अंदर? कुछ लोग नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। तुषार कोल्हे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, नागपुर में मौजूद हैं। तुषार, जो तस्वीरें सामने आ रही है, कुछ लोगों की नाराजगी है, प्रशासन शासन की ओर से कहा जा रहा है कि आप खुद कोऑपरेट करें और सख्ती से नियमों का पालन करें। क्या वजह है कि नागपुर में भी मामले इतने बढ़ रहे हैं? जी, अगर नागपुर के पिछले 24 घंटे का अगर देखा जाए तो पिछले 24 घंटे में नागपुर में 2261 मामले सामने आए हैं। आज वीकेंड लॉकडाउन है, इसके बावजूद भी बड़ी मात्रा में नागपुर में भीड़ देखने को मिल रही है। मैं आपको नागपुर के सड़कों का नज़ारा दिखाता हूँ कि किस तरह के नागपुर के सड़कों पर दिख रहे ये जो भीड़ है, अगर आप देखोगे ना तो ये सब्जी मंडी है यहाँ की, रामेश्वरी एरिया की। ये देखो इतनी बड़ी संख्या में लोग रास्ते पे भी दिख रहे हैं। वीकेंड लॉकडाउन होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग रास्ते पे दिख रहे हैं। और एक है कि लापरवाही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोग जो है ना मास्क नहीं पहनते, ठीक से मास्क नहीं पहन रहे हैं। यही कारण है जो नागपुर में इतनी बड़ी मात्रा में संक्रमण हुआ है। अगर नागपुर में देखा जाए तो ये जो पूरे मामले में सबसे प्रॉब्लम है कि लोग मास्क नहीं पहनते। सबसे जो परेशानी वाली प्रशासन की बात है, देखो लोग इनको तो परवानगी है यहाँ लगाने की दुकानें, लेकिन मास्क नहीं पहनते। ये लोग देखो जो दुकान पे माल जो खुद बेच रहे हैं वो खुद मास्क नहीं पहनते। तो यही एक कारण है। कुछ लोग हैं अपने साथ। क्या लगता है नागपुर में इतने बड़ी मात्रा होने का क्या रीज़न लगता है? लोग गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंटेशन बराबर नहीं है, और आज वीकेंड है लॉकडाउन का, पर बराबर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। लोग अभी भी सड़कों के बाहर है, उसी वजह से कोरोना के पेशेंट और ज़्यादा पैमाने में दिख रहे हैं। लोग बिन वजह से भी बाहर निकल रहे हैं। और दुकान पे नजर डाले तो ये देखो इधर भी बड़ी मात्रा में भीड़ है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, लोग ठीक से मास्क नहीं पहनते। भैया आपने मास्क पहना, लेकिन नाक के ऊपर क्यों नहीं पहना? मैं क्या बोला, मास्क पहना है ना, दिख नहीं रहा है क्या तुम्हारे को? नाक के ऊपर क्यों नहीं पहना आपने? नाक के ऊपर गतर रहा है ये, नहीं तो नया लेके दे दो। देखो इस तरह का भावना लोग, ये तमाम तरह की समस्याएं हैं तुषार। जो तस्वीरें आप सामने ला रहे हैं, ये एक जमीनी हकीकत है कि लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं। और ना सिर्फ हम एक जिम्मेदार पत्रकार होने या चैनल होने के नाते लोगों से इस बारे में जानना चाहते हैं, बल्कि लगातार कई मार्शल भी इसी के लिए अपॉइंट किए गए हैं और उन्हें भी इसी तरह से दो चार होना पड़ता है। और मुंबई में एक और जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ाई जा रही है। मुंबई में दादर सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। लोग ना तो मास्क सही तरीके से लगाए हुए हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। चाहे दुकानदार हो या फिर ग्राहक, कोई भी कोरोना नियमों का सही तरह से पालन करता दिखाई नहीं दे रहा है। मुंबई में 24 घंटे के भीतर ही कोरोना के 1700 नए केस सामने आए। और एक बड़ी खबर इस वक्त की, 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 84 दिन बाद 25,000 से ज्यादा केस एक दिन में सामने आए। 24 घंटे में 161 लोगों को कोरोना की वजह से जान भी गंवानी पड़ी है। और ये तस्वीर अपने आप में डराने वाली, सचेत करने वाली भी है कि अगर अब हम नहीं सचेत हुए तो परिणाम और ज्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं।
24 घंटे के भीतर ही 25,000 से ज्यादा केस। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी मुंबई में जो लगातार बने हुए हैं। दिवाकर, जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, लोगों से जब आपकी बातचीत होती है, कैसे वो रिएक्ट करते हैं, क्या वो महसूस कर रहे हैं? देखिए प्रशांत, साफ तौर पर जो आप कह रहे हैं कि 25,000 केसेस सामने आए हैं, उसमें से 15,602 केसेस सिर्फ महाराष्ट्र के हैं। यानी आधे से ज्यादा का जो आंकड़ा है वो महाराष्ट्र से सामने आ रहा है। और सबसे अहम चीज ये कि जब हम लोगों के बीच में कैमरा लेके पहुंचते हैं तो लोग मास्क लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके पहले ना मास्क होता है चेहरे पर और ना ही जो है यहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का मास्क है। भाई साहब आपका मास्क है ना सर? कहाँ लगाइए? अरे अभी बात कर रहा है, गिर गया तो क्या करेगा? गिर नहीं लगाए मास्क लगाए। खाना करने से आपको खतरा है? नहीं लगाए, अभी देखो ना लगाए जी। अभी देखिए कैमरे की नजर पड़ी तो ये इन्होंने मास्क लगा लिया। प्रशांत, इसी तरह की लापरवाही अगर आप देखेंगे तो पूरी दादर की मंडी में नजर आती है। देखिए जैसे ही कैमरे की नजर पड़ती है लोग मास्क लगाना शुरू कर देते हैं। भाई साहब मास्क कहाँ है आपका? मास्क कहाँ है? अरे मास्क है, लगाइए, आपके लिए सुरक्षा है। सही है, सही बात। लगा के रखिए, भीड़ में है। भूल गया था पहनना, बस पानी पी रहा था नहीं, आप नहीं लगा रहे हैं, गलती हो गया, बोलना गलती हो गई। देखिए प्रशांत, ये लापरवाही जो है खास तौर पर उनके लिए ही खतरा बनेगी, क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उसमें आने वाले दिनों में मुंबई जी प्रसाद, यही बात लोगों को समझनी भी है कि उनकी भी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन 400 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे केजरीवाल सरकार की भी चिंताएं बढ़ गई है। दिल्ली में कल कोरोना के कुल 419 मामले सामने आए। दिल्ली में इस समय कुल मिलाकर 2,207 मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। 19 जनवरी के बाद ये कोरोना मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। कंटेनमेंट जोन की संख्या भी 518 हो गई है और राजधानी दिल्ली में भी कोरोना अब धीरे धीरे एक बार फिर से अपने पैर पसारता नजर आ रहा है। जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी दिल्ली से हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। जावेद, जब लोगों से आपकी बातचीत हो रही है, कैसे वो रिएक्ट कर रहे हैं? क्या इसकी वो वजह मान रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में भी कोरोना बड़ी तादाद में अब फैलता दिखाई दे रहा है? देखिए, पिछले कुछ दिनों को अगर ट्रेंड देखें तो दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। जहां ये जो केसेस थे 100 से 150 के बीच में चले गए थे, लेकिन अब पिछले 3-4 दिनों से 400 से ज़्यादा केसेस हो गए हैं और साथ ही जो संक्रमण दर है वो भी बढ़ी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के जो सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल रहा है LNJP, उसके सामने की तस्वीर में अगर आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ लोग आप देखेंगे यहाँ मास्क किसी ने नीचे लगाया हुआ है। यहाँ देखिए कुछ लोग मास्क नीचे लगाए हुए बैठे हैं और देखिए मैं अगर इस तरफ दिखाना चाहूँ, देखिए यहाँ आप देखेंगे हॉस्पिटल के ठीक सामने जो कोविड हॉस्पिटल रहा है, मास्क ही नहीं पहना है जो यहाँ पर आसपास दुकान चलाते हैं। दरअसल ये इसी तबके के हाल नहीं है। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर इस तरह की तस्वीरें ज़रूर देखी जाती हैं क्योंकि मास्क को लेकर लापरवाही है और अगर मास्क लोग लगाते भी हैं तो वो डर की वजह से कि चालान ना हो जाए। यहाँ पर इन्होंने मास्क नहीं लगाया है। आपको पता है कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, मास्क आपने नीचे लगाया हुआ है। हम नहीं मानते कोरोना भाई। क्यों नहीं मानते? नहीं मानते। देखिए ये इनकी सोच है, कोरोना नहीं मानते और लोगों से बात करते हैं। आपको लगता है कि केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों को मास्क पहनना चाहिए? बिल्कुल। देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये कोरोना नहीं मानते। ये लोगों की सोच इस तरह की है। आप समझ सकते हैं कि जो लड़ाई कोरोना के लिए जो हमारे डॉक्टर्स लड़ रहे हैं, जो संस्थाएं लड़ रही हैं, उसमें ये कितनी बड़ी बाधा है। तो ये तस्वीर हम हॉस्पिटल के सामने की दिखा रहे हैं। तो ये ज़रूर समझना चाहिए लोगों को कि जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उनका पालन ज़रूर करना चाहिए क्योंकि दिल्ली में भी हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में एक समय में संख्या बहुत ज़्यादा थी। अब हालांकि कम ज़रूर हुई है लेकिन धीरे धीरे फिर से मामले बढ़ रहे हैं दिल्ली और में। बड़ी अजीब सी दलीलें कुछ लोगों की सामने आती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम कोरोना नहीं मानते। ये कोई आस्तिक और नास्तिक होने का मसला नहीं है, ये तो सीधे वैज्ञानिक तर्क है कि अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो खुद के लिए भी नुकसान होगा, समाज के लिए और देश दुनिया के लिए भी है। लेकिन सबसे अहम बात ये कि महाराष्ट्र में तादाद बढ़ती चली जा रही है। राजधानी दिल्ली में भी आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना के, तो आर्थिक राजधानी मुंबई में भी ऐसा ही देखा जा रहा है। दिवाकर, सरकार की ओर से क्या कहे जा रहे हैं कि तैयारी तो हो रही है, तमाम अपील भी की जा रही है, लेकिन अगर आंकड़े लगातार कोरोना मरीजों के बढ़ रहे हैं तो महाराष्ट्र सरकार की क्या दलील है, किस तरह की तैयारी और है और आम दिनों में क्या हालात है यहां पर जहां आप बैठे हुए हैं?
देखिए, साफ तौर पर हम जहां मौजूद हैं, ये दादर की सब्जी मंडी है और यहाँ पर हर दिन अगर आप सुबह की तस्वीर देखेंगे, सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच की तस्वीर, तो हालात ये होते हैं कि यहाँ पर पैर रखना मुश्किल हो जाता है, चाहे वो ग्राहक हो, चाहे दुकानदार हो, कोई भी यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का या फिर मास्क लगाते हुए नजर नहीं आता। यानी कोरोना नियमों की जो धज्जियां हैं वो लगातार उड़ती हैं। सरकार और बीएमसी लगातार अपील जरूर कर देती हैं, लेकिन जिनको कानून इंप्लीमेंट करने का अधिकार है, जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि नियमों का पालन कराएं, वो मुंबई पुलिस और बीएमसी के मार्शल्स वो यहाँ पर मौजूद नहीं होते किसी भी दिन, और इसी वजह से जो लोग हैं वो लापरवाही के साथ यहाँ पर विदाउट मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए इस तरह से लोग मौजूद होते हैं। तो अहम चीज यही कि अब इस बारे में सरकार को सोचना होगा, क्योंकि जिस तरह से मुंबई के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, अगर आप 12 फरवरी की बात करें तो 1500 से ज्यादा केसेज आए थे, लेकिन 13 फरवरी की बात करें तो 1700 से ज्यादा केसेज आए हैं। तो ये जो केसेज बढ़ने का सिलसिला है वो मुंबई में लगातार जारी है, और ऐसे में अगर बीएमसी और सरकार जल्दी चेती नहीं, सिर्फ अपील से कुछ नहीं होगा। जो नियम पालन कराने की जिम्मेदारी जिनको दी गई है उनको ये कहना होगा कि वो स्पॉट पर जाए, नियमों का पालन कराएं, या फिर जिस तरह से लॉकडाउन में इसी दादर की मंडी को 4 हिस्सों में बांट दिया गया था, मुंबई के अलग अलग इलाकों में मंडी लगती थी, तो उस तरह के कुछ कदम उठाने होंगे ताकि जो ये भीड़ होती है वो भीड़ कम हो, और जिस तरह से कोरोना के नियम जरा लगातार जो है वो कोरोना के मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल दिवाकर, तो ये एकदम सटीक ग्राउंड रिपोर्टिंग के मुताबिक जो आप कह रहे हैं कि सख्ती और बरतनी होगी, क्योंकि लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं और इसीलिए कोरोना के मामले भी बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली में ही नहीं, मुंबई में भी, और देश में जितने तादाद कोरोना मरीजों की आ रही है, महाराष्ट्र में आधे से ज्यादा मरीज हैं। अब इसका असर पड़ोसी राज्यों पर भी देखने को मिल रहा है। ये बात मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कही जा रही है, और मध्य प्रदेश में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पिछले 24 घंटे में 40 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। जबलपुर में फिलहाल कोरोना के 16,966 मरीज हैं। वहां पर कोरोना के अब तक 252 लोगों की जान भी जा चुकी है। जिला प्रशासन ने लोगों से टीके लगवाने के लिए भी आते रहने की अपील की है। लेकिन मध्य प्रदेश के बैतूल में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए अब प्रशासन ने भी लोगों को समझाने के लिए अभियान चलाया है। प्रशासन के अधिकारी बाजार और दूसरे सार्वजनिक जगहों पर जाकर लोगों को कोरोना के नियमों का पालन करने की सलाह दे रहे हैं, और जरूरत पड़ने पर सख्ती भी बरती जा रही है। बीते 10 दिन में मध्य प्रदेश के बैतूल में कोरोना के 130 मामले सामने आए। बैतूल महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ जिला है और इसीलिए प्रशासन ज्यादा चिंतित है। लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ही नहीं, दूसरे और राज्यों में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। पंजाब सरकार के अगले आदेश तक सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया गया है। पंजाब की महिला और बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने कहा है कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा है कि बच्चों और दूसरे लाभार्थियों को घर पर ही राशन मुहैया कराया जाएगा। लेकिन कोरोना के बढ़ने के आंकड़े दूसरे और राज्यों से भी आ रहे हैं। राजस्थान भी उन्हीं में से एक, और राजस्थान के कोटा में एक बार फिर कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है। कोटा में कोरोना के 36 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इस महीने में पहली बार एक साथ इतने मरीज मिले हैं, जिसने कोटा प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी है। इससे एक दिन पहले ही 26 पॉजिटिव मरीज कोटा में मिले थे। मार्च में कोटा में अब तक 195 कोरोना के मरीज पाए गए हैं, और यह संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स ने कोरोना वैक्सीन लेने के लिए भारत सरकार और पीएम मोदी का आभार जताया है। उन्होंने ट्वीट कर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। मशहूर क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स ने ये ट्वीट किया और भारत का और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। वेस्टइंडीज को भारत जिस तरह से कोरोना वैक्सीन दे रहा है, उसके लिए विवियन रिचर्ड की ओर से ये आभार जताया गया है। प्रधानमंत्री मोदी का और भारत का आभार इस महान क्रिकेटर ने जताया है। भारत कई और देशों की भी इसी तरह कोरोना वैक्सीन देकर मदद कर रहा है, और उसी कड़ी में वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स ने भी भारत की इस मदद के लिए धन्यवाद कहा है। उधर बात पश्चिम बंगाल की,
जहां ममता की चोट के मामले पर आज चुनाव आयोग की एक बेहद अहम बैठक होगी। दोपहर 12 बजे बंगाल के मुख्य सचिव और दोनों पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए चुनाव आयोग की एक अहम बैठक होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक पर्यवेक्षकों की सौंपी रिपोर्ट में हमले की बात नहीं लिखी गई है और ये इस वक्त की एक बेहद अहम खबर भी है। रिपोर्ट में ममता को लगी चोट की वजह हमले को नहीं बताया गया है। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में अपने ऊपर हमले का आरोप लगाया था और कहा था कि साजिशन उन पर हमला किया गया है जिससे वो घायल हुई। 4 हमलावर आते हैं और किसी को दिखाई नहीं पड़ते। सीसीटीवी में भी नहीं आते, जेड सुरक्षा वाले भी नहीं देख पाते, मोबाइल के कैमरे में भी नहीं आते, हमला भी करते हैं तो पैरों पर। बंगाल का जादू सुन रखा था, देखा पहली बार। पब्लिक में कोई भी वोटर में कोई भी इसका सिंपैथेटिक जो माने प्रभाव पड़ने का वो उम्मीद रखते हैं, उसमें वो सफल नहीं होंगे। नंदीग्राम में शायद ये सब नाटक इसलिए हो रहा है कि उनको पता चल गया कि उनका पैर से माने जमीन खिसक रहा है, वो हारेंगे, तो इसलिए ये सब बहानाबाजी हो रहा है। ममता बनर्जी को हम बधाई देते हैं, वो जल्दी ठीक हो जाए, प्रचार अच्छा करे, लेकिन मुझे लगता है कि उनके ऊपर जो हमला हुआ है, इस हमले की जांच होनी चाहिए। इसमें सही हमला था कि गलत हमला था कि और कोई प्लान था, इसकी भी जांच होने की आवश्यकता है। लेकिन एक मुख्यमंत्री पर हमला होना ये अच्छी बात नहीं है। ममता बनर्जी की चोट पर बीजेपी ने एक बार फिर तंज कसा है। पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि सहानुभूति बटोरने का दांव कहीं उल्टा न पड़ जाए। मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है कि जिला प्रशासन ने भी और चीफ सेक्रेटरी ने भी जो रिपोर्ट दी, उन्होंने इसको दुर्घटना बताया है और ममता जी ने कहा कि मुझे कुछ लोगों ने धक्का दे दिया। तो कंट्रोवर्सी है शासन और प्रशासन के बीच में, और ये जो कॉन्स्पिरेंसी करने की कोशिश की गई थी, सिंपैथी लेने की कोशिश की गई थी, शायद ममता जी को वो उल्टा पड़ा है। ममता बनर्जी के विरोधी तंज कस रहे हैं कि ये चोट है या फिर कुछ और है, लेकिन चोट से वोट का कनेक्शन खंगालने की कोशिश लगातार जारी है। हमारे सहयोगी अरुण सिंह इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं और अमित सिंह भी जो कोलकाता में मौजूद हैं। अरुण, लेकिन सबसे अहम बात ये कि जो पर्यवेक्षकों की टीम थी, उस रिपोर्ट में भी हमले की बात से इनकार कर दिया गया है। आखिर क्या अब ठोस तथ्य, तर्क या सबूत बचे होंगे जो टीएमसी या खुद ममता बनर्जी अपने आरोपों के साथ पेश कर पाएंगी? देखिए, ममता बनर्जी ने एक आरोप लगा दिया था, अब उन आरोपों की जांच हो रही है। इनिशियल जो रिपोर्ट है उसमें ज़रूर ये मान लिया गया है कि किसी तरह का कोई हमला या किसी तरह की कोई साजिश नहीं थी, लेकिन डिटेल्ड जांच रिपोर्ट जब तक नहीं आती है तब तक तृणमूल कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठाती रहेगी। और आप देखिए कि चुनाव आयोग तक, पश्चिम बंगाल के चुनाव आयोग से लेकर राज्य चुनाव आयोग से लेकर के केंद्रीय चुनाव आयोग तक पूरी जो मशीनरी है तृणमूल कांग्रेस की, वो इस बात की शिकायत कर रही है कि ममता बनर्जी के ऊपर हमला हुआ था और पूरे सांसदों को यहां से दिल्ली भेजा गया था। तो अपने जो उनके वोटर हैं उन तक ये संदेश पहुंचा रही है तृणमूल कांग्रेस की जो बंगाल की बेटी है, जो अकेली चुनाव लड़ रही है, उसके ऊपर हमला हो रहा है। वो अपने काडर को समझा रहे हैं और बता रहे हैं, उनको मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जांच में जब ये सामने आएगा, इनिशियल रिपोर्ट सबके सामने है और बीजेपी के नेता लगातार ये सवाल उठा रहे हैं। कल मनोज तिवारी ने पूछा था कि आखिर क्या वजह है कि 14-15 घंटे के अंदर ही जो प्लास्टर दिखाई दे रहा था, वो प्लास्टर कट गया जब वो व्हील चेयर पर बैठी थी। तो सवाल बीजेपी उठा रही है, चुनाव आयोग की तरफ से भी बीजेपी रखते जा रही है कि आखिर चोट लगी, हमला किया गया, तो कोई भी चीज कैमरे में कैद कैसे नहीं हुई है। लेकिन ममता की चोट पर मचे सियासी घमासान के बीच आज टीएमसी ने घोषणा पत्र जारी करने का फैसला टाल दिया है और ये इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी है। खबर है कि ममता बनर्जी व्हील चेयर पर कोलकाता में नंदीग्राम दिवस पर होने वाली रैली में शामिल होंगी। दोपहर 3 बजे कोलकाता में गांधी की मूर्ति की से लेकर के हाजरा तक के टीएमसी की पदयात्रा होनी है और खबर यह भी कि ममता बनर्जी हाजरा में मौजूद रहेंगी। अमित सिंह हमारे सहयोगी कोलकाता से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आखिरकार क्यों अब रद्द करना पड़ा है अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करने का ये प्रोग्राम टीएमसी को?
देखिए, अब ममता बनर्जी को पुरुलिया जाना है और पुरुलिया में वो वहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करने वाली हैं और इसी वजह से बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी ने मैनिफेस्टो को रद्द किया। और आज जो है टीएमसी जो है पूरे पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम दिवस के तौर पर मना रही है। 14 मार्च ही वो दिन था जब 14 किसानों की मौत हुई थी, जो पुलिस और किसानों के बीच झड़पें हुई थी। और जिस नंदीग्राम आंदोलन को लेकर ममता बनर्जी को पूरे राज्य की जनता ने विपक्ष के नेता के तौर पर स्वीकार किया था और फिर उसके बाद 2011 में वो बन गई थी सूबे की मुख्यमंत्री। तो नंदीग्राम दिवस के तौर पर मना रही है। लेकिन जिस वक्त ये नंदीग्राम आंदोलन हुआ था उस वक्त शुभेंदु अधिकारी भी ममता बनर्जी के बगल में इस आंदोलन में खड़े थे। उन्होंने लगातार ममता बनर्जी को सहयोग किया। तो आज भले ही शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में हो, लेकिन शुभेंदु अधिकारी भी लगातार लेकिन अब वही उनके साथी उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और ये एक बड़ी चुनौती भी ममता बनर्जी के लिए। लेकिन पश्चिम बंगाल के इस महासंग्राम की सियासी जंग तेज होती जा रही है। टीएमसी और बीजेपी दोनों ही जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट गए। खासकर बीजेपी तो अपने तमाम बड़े नेता और स्टार कैंपेनर बंगाल की चुनावी समर में उतार चुकी है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी भी बंगाल में बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। मनोज तिवारी बीजेपी के बड़े स्टार कैंपेनर हैं और अपने निराले अंदाज में चुनाव प्रचार करने के लिए हमेशा जाने जाते हैं। न्यूज 18 इंडिया ने उनके साथ एक दिन बिताया और यह जानने की कोशिश की कि आखिर मनोज तिवारी ने बंगाल के वोटरों का दिल जीतने के लिए किस तरह की तैयारी भी की है। भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं और पीछे यहाँ की लोकल लैंग्वेज में गाने बज रहे हैं। लोग छतों से अभिवादन कर रहे हैं मनोज तिवारी का। तो आमी भालो करे बांग्ला जानी और भोजपुरी तो भाई पूछाई के नहीं के वही खातिर हम जानल जाते हैं। इस बार बीजेपी सरकार। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे पहले चरण के मतदान की तारीख करीब आती जा रही है, वैसे वैसे सूबे में टीएमसी और बीजेपी की चुनावी रैलियों का शोर और इलेक्शन कैंपेन जोर पकड़ता जा रहा है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता और स्टार प्रचारक जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। न्यूज 18 संवाददाता अरुण सिंह ने बीजेपी के ऐसे ही एक स्टार प्रचारक मनोज तिवारी के साथ एक दिन बिताया और देखा कि वो कैसे बंगाल की जनता का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में खेला होबे का नारा तो काफी पहले से लग रहा है, लेकिन असली खेला अब शुरू हुआ है। ममता बनर्जी व्हील चेयर से खेला होबे का नारा दे रही हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपने एक खिलाड़ी को मैदान में उतार दिया है। कौन है वो? मैं हूँ मनोज तिवारी आप सबका, और मैं हमारे साथ पूरे बंगाल का माँ है, मानुस है और माटी पे खड़े हैं। चल रहे हैं हम पुरुलिया। आइए चलते हैं मनोज जी। मनोज तिवारी अपने सौम्य अंदाज में प्रचार करने के लिए जाने जाते हैं और उड़न खटोले में बैठते ही हमारी टीम को उनकी लोकप्रियता का अंदाजा हो गया जब एयरपोर्ट का एक ग्राउंड स्टाफ कर्मचारी उनके साथ अपनी एक सेल्फी खींचने से खुद को नहीं रोक पाया। सफर की शुरुआत हुई तो मनोज तिवारी के साथ हमारी बातचीत का सिलसिला भी आगे बढ़ा। हमने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्लास्टर पॉलिटिक्स पर उनसे सवाल किया तो मनोज तिवारी ने जवाब देते हुए दीदी की प्लास्टर पॉलिटिक्स पर चुटकी ले ली। ममता बनर्जी हॉस्पिटल में थी, कल उन्होंने जिद किया, वो बाहर निकल आई, अब खेला शुरू होगा असली। एक्चुअली यही खेला अच्छे यही खेला है। पहली बार इस देश ने देखा होगा कि प्लास्टर 24 घंटे में उतर जाता है। इस देश में हर व्यक्ति प्लास्टर से परिचित है। जब फ्रैक्चर होता है तो प्लास्टर चढ़ता है और 15 दिन के अंदर तो प्लास्टर उतर ही नहीं सकता। ये अवधि एक महीना की होती है, लेकिन अगर बहुत हेयर फ्रैक्चर हो तो भी आपको 15 दिन रखना पड़ेगा। लेकिन दीदी के पैर पे लगा प्लास्टर मेहंदी की तरह उतर गया। आप देखो 24 घंटे में प्लास्टर क्रैक बैंडेज हो गया और ये देश बहुत हंस रहा है। दरअसल ममता बनर्जी के पैर की चोट पर भी सूबे की सियासत गरमाई हुई है,
लिहाजा हमारी टीम से खास बातचीत करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि ममता बनर्जी के पैर में लगी चोट महज एक नाटक है। दीदी इसके जरिए लोगों की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। अच्छा, एक वीडियो जारी किया आपकी पार्टी ने पश्चिम बंगाल में, एक फिल्म की क्लिप है वो, जिसमें वही 10 तारीख, वही पैर में फ्रैक्चर, वही व्हील चेयर। अब आपकी पार्टी कह रही है कि ये कोई कोइंसिडेंस है या पहले से तय था? देखिए, वो एक फिल्म का दृश्य है और उसी फिल्म से लगता है कि टीएमसी के जो सलाहकार हैं उन्होंने दीदी को सलाह दे दिया। तो हम लोगों ने हमारी पार्टी ने वो वीडियो जारी किया है और ये सत्य है कि वहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने ही पोल खोल के रख दी है ममता दीदी की, टीएमसी की, कि वहाँ जो कुछ भी हुआ वो ममता दीदी की अपनी गाड़ी से, अपनी गलती से हुआ और हम सभी चाहते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। लेकिन इसमें जो व्हील चेयर पे बैठने का जो एक सिनेमा से लिया गया मामला बड़ा फिल्मी है गुरु। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जब हमारे संवाददाता अरुण सिंह ने मनोज तिवारी से पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार के लिए उनकी तैयारी पर सवाल किया तो मनोज तिवारी ने भी अपने ही अंदाज में उसका जवाब दिया। आपका अंदाज एकदम अलग होता है, जहां जाते हैं आप छा जाते हैं। पश्चिम बंगाल के लिए कौन सी तैयारी है? कैसे यहाँ के लोगों को लुभाएंगे, कैसे यहाँ के लोगों को समझाएंगे? हम तो बस एक ही लाइन सबको कह रहे हैं कि आसचे एबार बीजेपी सरकार, आसचे एबार बीजेपी सरकार, पश्चिम बंगाल में प्रथम बार बीजेपी सरकार। तो मनोज तिवारी अपने अंदाज में पश्चिम बंगाल के चुनावी रणभूमि में उतर चुके हैं और प्रचार अभियान की शुरुआत उन्होंने कर दी है। आज पूरे दिन मनोज तिवारी के साथ रहेंगे और आपको हर रंग उनके चुनाव प्रचार का दिखाते रहेंगे। एक बार बीजेपी। मनोज तिवारी ने हमारी टीम को वो गीत भी गुनगुना कर सुनाया जो शायद उन्होंने बीजेपी चुनाव प्रचार के लिए तैयार किया है। पश्चिम बंगाल को वो प्यार चाहिए, नरेंद्र मोदी के नीति की धार चाहिए, एक बार बीजेपी सरकार चाहिए, इस बार बीजेपी। हम पुरुलिया की उस जगह के ऊपर पहुंच गए जहां से मनोज तिवारी को अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू करना था। मनोज तिवारी का स्वागत करने के लिए नीचे लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा था। हेलीकॉप्टर के लैंड होने के बाद मनोज तिवारी ने पुरुलिया की मिट्टी को अपने माथे से लगाया और फिर हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। इस बीच वहां मौजूद बीजेपी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मनोज तिवारी का स्वागत किया। इतनी देर में पुरुलिया के आसमान से हल्की बारिश की बूंदें भी बरसनी शुरू हो गई। लोगों के बीच से निकलकर मनोज तिवारी एक गाड़ी के ऊपर चढ़ गए। इसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं के जय श्री राम के नारों के बीच मनोज तिवारी का रोड शो शुरू हुआ। बीजेपी के स्टार कैंपेनर मनोज तिवारी पुरुलिया पहुंच गए हैं और विधानसभा कैंडिडेट के लिए रोड शो कर रहे हैं। इस वक्त आप देखिए एक मिनी ट्रक पर सवार होकर के भगवा गमछा पहन के फूल मालाओं से लदे हुए मनोज तिवारी लोगों का हाथ हिला के, हाथ जोड़ के अभिवादन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। क्या मनोज तिवारी को देखने आए हैं भीड़? क्या सुबह से बारिश होता है, अभी तक में जो आदमी आता है ना, अभी गाड़ी रोड में खड़ा है, बहुत आदमी आता है, सब पहुंचने नहीं पाया, बारिश होता है। तो ये पुरुलिया के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। जय श्री राम और खेला होवे के नारे लगा रहे हैं और साथ ही साथ भारत माता की जय के नारे लगा करके मनोज तिवारी के साथ रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं। पुरुलिया में हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक मनोज तिवारी के रोड शो को लेकर खासे उत्साहित नजर आ रहे थे। पुरुलिया की सड़कों पर लोगों का हुजूम नजर आ रहा था और मनोज तिवारी के रोड शो का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा।
इसी दौरान हमारे कैमरे की नजर कुछ बच्चों पर पड़ी जो मनोज तिवारी के रोड शो को देखकर काफी खुश नजर आ रहे थे। रोड शो के बीच में मनोज तिवारी ने पुरुलिया के बड़ा बाजार चौराहे पर एक जनसभा को भी संबोधित किया और इस दौरान जब मनोज तिवारी ने गीत गुनगुनाया तो वहां मौजूद लोग झूम उठे। मैं तो सिर्फ इतना कहने आया हूँ, बंदवान में आया हूँ, दोनों हाथ फैलाया हूँ, अब पश्चिम बंगाल जगे, अब पश्चिम बंगाल जगे, बंदवान जगे, बड़ा बाजार में आया हूँ। मनोज तिवारी पुरुलिया में एक छोटी सी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और अपने ही अंदाज में गाना गा करके और यहाँ के स्थानीय भाषा में लोगों से संवाद कर रहे हैं और लोगों का हाथ हिला कर अभिवादन कर रहे हैं। देखिए, जनता उनसे मांग कर रही है, बहुत सारे लोगों की पसंद है फिल्मी डायलॉग, बहुत सारे लोगों की पसंद गाने हैं और जनता उनसे मांग कर रही है। तो देखिए, मनोज तिवारी अपने ही अंदाज में रोड शो के बाद अब एक छोटी सी जनसभा को भी संबोधित कर रहे हैं और इस पूरे इलाके में आदिवासी समुदाय ज्यादा रहता है, तो मनोज तिवारी को उनकी पार्टी ने खास तौर से इस इलाके में लगाया है क्योंकि बिहार झारखंड से सटा ये इलाका है, तो बिहार झारखंड पहचान रही है मनोज तिवारी की, इसीलिए इनकी संस्कृति, इनकी भाषा में वो अपनी पार्टी का प्रचार करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद जब मनोज तिवारी ने आगे जाने की कोशिश की तो पुलिस ने उनके काफिले को रोक दिया। पुलिस का कहना था कि मनोज तिवारी के रोड शो को बड़ा बाजार तक ही आने की इजाजत दी गई थी, लिहाजा उनका काफिला आगे नहीं जा सका। मजबूरन मनोज तिवारी के काफिले को वापस मुड़ना पड़ा। इस दौरान लोग अपने घरों की छतों से मनोज तिवारी की तस्वीरें खींचते या फिर उनके रोड शो के वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे थे। अभी हम बंदवान में बड़ा बाजार में हैं। यहाँ भी आपने देखा होगा एक जगह के बाद आगे नहीं जाने दिया गया, लेकिन जो रैली परमिशन नहीं मिल रही उतरने की वो है खड़गपुर में। वहाँ मेरे हेलीकॉप्टर को उतरने की परमिशन ही नहीं दे रहे हैं और लोगों का इतना इंतजार चल रहा है, मैं बड़ा दुखी महसूस कर रहा हूँ। क्यों आप मेरा नाम सुरज पंड्या है, मैं 14 इयर्स का हूँ। मुझे तबला बजाना बहुत अच्छा लगता है और वही मेरा प्रोफेशन और पैशन है। I'd want to represent the Indian classical to the whole world. ये है यंग जीनियस, जिसकी उंगलियों का जादू देख लोग कह उठते हैं, वाह छोटे उस्ताद वाह। ये है यंग जीनियस जिसने सिर्फ 2 साल की उम्र में ही बर्तन से धुन निकाल कर अपने आने वाले कल की आहट दे दी थी। ये है यंग जीनियस जिसने सिर्फ 3 साल की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो में अपना पहला तबला परफॉर्मेंस दिया। वो 4 साल का हुआ तो दूरदर्शन में दिखा और 6 साल की उम्र में वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया, दुनिया का सबसे छोटा तबला वादक। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले मुंबई के 13 साल के तबला वादक तृप्तराज पंड्या के साथ। तबले का वो छोटा उस्ताद जो संगीत की कई कलाओं में पारंगत है, जिसकी ज़बान पर शास्त्रीय संगीत विराजमान है, जो ढोलक, हारमोनियम, कांगो और ड्रम्स भी बजाता है। जिसे 2019 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिल चुका है।